नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी शायराना चाय में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम शायराना चाय में हमारे ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमारे शायर हैं या लेखिका हैं उनको और थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उनसे रूबरू होते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ सोमा नायर जी आए हैं। आपका स्वागत सोमा जी। मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ आपको बुलाने के लिए, पर ज़िंदगी कुछ इस तरीके से रहती है कि मौका नहीं मिल पाता, टाइम, और आप आज आए हैं। हमारा बहुत बहुत मुझे खुशी है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, सोमा जी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, कि हमारा जो ब्रिस्बेन में जो एक साहित्य का एक सीन है, स्पेशली हिंदी लिटरेचर और जो भी पोइट्री और उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रोग्राम रहता है या कोई भी एफर्ट रहता है, उसमें सोमा जी का नाम आता है सबसे पहले। उन्होंने आके यहाँ पे ऐसी बुनियाद डाली हमारे लिए, तो हम उसी बुनियाद पे हम जो ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उसी का एक पहलू है जो सोमा जी ने यहाँ पे जिसकी शुरुआत करी। तो उनके बिना मतलब हम लोग सोच नहीं सकते यहाँ पे कि हिंदी या लिटरेचर विदाउट सोमा जी इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल। तो सबसे पहले सोमा जी मैं आपसे ही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं जो हमारे आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी। विभा जी बहुत बहुत नमस्कार आपको और सुनने वालों को भी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी कि मेरे लिए उसके बाद कुछ कहना भी कठिन कर दिया। आपने जो कहा कि जब मैं ब्रिस्बेन में आई विभा जी, तो एक सबसे बड़ी मुश्किल जो मेरे सामने आई कि वो लोगों को इकट्ठा करना, साहित्यकारों को, लेखकों को, शायरों को, थोड़ा कठिन कार्य था। क्योंकि एक तो जब यहाँ आते हैं तो अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियत बहुत हो जाती है, काम की कह लीजिए, और दूसरी बात यह था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। जी जी जी। तो उस पर मुझे काम करना पड़ा। थोड़ा मैं हिंदी के बारे में काम करना चाहती थी कि लोग अपनी भाषा से दूर ना हो, अपनी संस्कृति को ना भूलें। तो उसके लिए मुझे जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो कोई मंदिर था, कोई गुरुद्वारा था, कोई कम्युनिटी हॉल्स थे, तो मैंने वहाँ जाकर के लोगों से बातचीत की। अच्छा। और मैंने लोगों से पूछा कि उनके इंटरेस्ट क्या थे, क्या वो कुछ लिखते हैं। और फिर इसके साथ जो भी लोग, मैं एक क्वालिफाइड नेचुरोपैथ हूँ, तो क्लिनिक पर बहुत लोग आते थे। तो मैं सबसे दवा देने के बाद या उनको परामर्श देने के बाद ये ज़रूर पूछती थी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जी जी। तो शुरुआती दिन बड़ी मुश्किल के थे विभा जी कि हम जब हॉल हायर कर लेते थे तो ये सर्टेनिटी नहीं होती थी कि कुछ लोग सुनने वाले आ भी पाएंगे या कहने वाले आ भी पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए जी। और तो पहले तो पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी अपने इंडियन कम्युनिटी जी, बहुत कम थी इंडियन कम्युनिटी। और कोई इंडियन अगर कहीं मिल जाता था तो हम लोग हाथ करके कहते थे कि वो फलां आदमी इंडियन लग रहा है दूर से। जी, अब तो खैर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और अब तो आप जैसे यंग लोग बहुत आ गए हैं इसमें, जो रुचि रखते हैं अपने संस्कृति में, अपने साहित्य में, चाहे वो हिंदी है या अपनी भाषाएं, चाहे पंजाबी है, मतलब जिस तरह की भी मातृभाषा जो लेकर के आया है, तो हर व्यक्ति अब इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जो बड़ी अच्छी बात, जो बहुत अच्छी बात है सोमा जी। पर ये है कि आपने जो एक बुनियाद डाली थी ना, वो बहुत ही मजबूत थी, जिसपे ये सब बन रहा है अब धीरे धीरे। अब देखिए फ्यूचर में क्या आप, अच्छा उसी से संबंधित ये सवाल रहेगा कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं आपका, आप यहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में? देखिए फ्यूचर मैं बहुत अच्छा देखती हूँ, इसलिए विभा जी कि हम लोगों ने अब बच्चों को जोड़ा है इसमें। जैसा कि आप एक प्रतियोगिता में जज भी बनी थी हमारे यहाँ, तो हमने छोटे बच्चों को दो वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के लोगों को इसमें सम्मिलित किया है जी। तो बाल प्रतिभा प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। मेरी हिंदी के नाम से जो संस्था है हमारी, उसमें हम कोशिश करते हैं कि माँ बाप स्वयं भी, अभिभावक जो भी हैं, वो अपने बच्चों को जागृति दें कि भाई अपनी भाषा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
संस्कृति कोई भी जिंदा रहनी मुश्किल है अगर भाषा नहीं जानते आप। नहीं, बिल्कुल सही समझ। तो इससे थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है उन्हें। और अब तो स्थिति ये है कि लोग आकर के पूछते हैं कि अगला प्रोग्राम कब कर रहे हैं आप। और हमारे बच्चों ने तो इतने मंत्र याद कर लिए, इतनी कविताएं याद कर ली, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। लगता है कि चलो जो प्रयास किया था उसमें लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही सोमा जी। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं सोमा जी, कि आपको कैसे मतलब लिखने में या इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे, आपकी दिलचस्पी हुई? और आप, मुझे लगता है हम कुछ चीजों के साथ जन्म लेते हैं जी। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग बड़े अच्छे पेंटर होते हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे गायक बन जाते हैं। जी। तो इसी तरह से शायद कोई यात्रा किसी जन्म में हम छोड़ करके आए होते हैं, तो उसी को हम आगे थोड़ी कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, तो आज मैं देखती हूँ ये सामने जो आपके पड़े हैं कुछ कटिंग्स, तो मैं स्वयं हैरान होती हूँ कि 12 या 13 वर्ष की आयु में जन साहित्य एक मैगजीन हुआ करती थी, भाषा विभाग हरियाणा की। जी। तो ये चंडीगढ़ से उस समय प्रकाशित होती थी। तो बहुत छोटी अवस्था में उस मैगजीन के अंदर भी मेरी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होने लगी। और आज मुझे अचंभा होता है जब मैं मुड़ करके देखती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैंने वो लिखी स्वतः। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई संस्कार होता है, और फिर अगर हम उस पर काम करते हैं आगे, तो वो उसी तरह से आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी बात ये रही विभा जी कि मैंने कुछ वर्ष तक बिल्कुल चुप्पी साधी। अच्छा। जब हम लोगों ने माइग्रेट किया, मेरा जो माइग्रेशन था वो इंडिया से इंग्लैंड में था। अच्छा। मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ाती थी, अध्यापन करती थी। तो फिर इंग्लैंड से मेरी यात्रा न्यूजीलैंड रही, न्यूजीलैंड से यहाँ रही। तो वो कुछ बीच के 10-12 साल ऐसे रहे कि ऐसे लगता था कि खुद को, जैसे भारत से उखड़ करके आए थे, तो नई जगह पर खुद को एस्टैब्लिश करना। जी, उसमें काफी वक्त, तो उसमें लेखन छूट गया जी। लेकिन जब फिर दोबारा अवसर मिला, अवसर कहिए कि अंदर तो रहता ही है वो, अंदर रहता है कहीं तो ना कहीं। आप फिर से उसको मैंने दोबारा से शुरू किया, प्रारंभ किया। नहीं बिल्कुल सोमा जी, आप जो बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं रहता है, एक अंदर ही रहता है, आपका इनबॉर्न थिंग रहती है ना, जो एक टैलेंट रहता है आपका। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सारी चीजें लाए, आप खैर और भी लाए थे, तो आप थोड़ा सा अपने बताइए आप क्या लेके आई हैं। आपकी जो ऑफ कोर्स आपकी एक बुक है जो पंखुड़ियाँ, मुझे इसका नाम भी बहुत पसंद है। बहुत कुछ नहीं है विभा जी, जैसा मैंने कहा कि बहुत वर्ष तो बीच में चुप्पी साध ली, जी है ना। अंदर शोर था लेकिन बाहर एक चुप्पी थी, कह लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी पत्रिकाओं में, जैसे मैं आपको कटिंग्स दिखा रही हूँ, ये रहा। हाँ जी। इसमें कुछ विशेष ऐसा कहने लायक, उपलब्धि लायक नहीं है, लेकिन मैं उपलब्धि इसको इसलिए मानती हूँ कि वो चीजें जो कहीं थी, मैंने उनको जीवित रखने की कोशिश की। तो पंखुड़ियाँ तो मेरी बिल्कुल अभी लेटेस्ट ये बुक थी, और मुझे देवबंद में 2 वर्ष पहले अदबी काउंसिल की तरफ से हिंदी रत्न की उपाधि दी गई वहाँ। जी। और ये जो पुस्तक आप देख रही हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज पर है, ऑफ गॉड्स एंड लॉर्ड्स। तो इसमें वो कहानियां भी हैं जो जब पाकिस्तान से विस्थापित होकर के लोग भारत आए, उस समय की सत्य कथाएं हैं इसके अंदर। और कुछ कहानियां वो भी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में, मैं दिल्ली से रही हूँ बहुत समय तक। पहले आप हरियाणा में, मेरा जन्म हरियाणा का है। जी। और मेरा अध्यापन का कार्य भी दिल्ली में रहा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिल्ली बहुत दिल के करीब भी रहा। तो ये पुस्तक हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनके कर कमलों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका विमोचन हुआ था। और कहानियां क्या होती हैं विभा जी की, जो हम डे टू डे जीते हैं, है ना। और ईश्वर ने न जाने हर एक व्यक्ति की कहानी इतनी अलग लिख दी है
कि कोई कहानी पूरी तरह से किसी के साथ मिलती ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना ये, अगर आप सोचा जाए तो, कि आपकी कहानी बिल्कुल आपकी ही कहानी। बिल्कुल कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं इस दुनिया में ना। तो सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, हाँ, पर एग्जैक्टली नहीं हो एग्जैक्टली नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीवन जो फला व्यक्ति ने जिया है वही बिल्कुल मेरा जीवन है। बिल्कुल कुछ उपलब्धियां बराबर हो सकती हैं, कुछ समानताएं हो सकती हैं, कुछ विपरीत चीजें भी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एक व्यक्तित्व है वो अलग जरूर रहेगा। हाँ, that's what makes you like, आप सोमा जी हैं, मैं विभा हूँ, या जो भी है, तो उस वजह से आप तो समझिए आपने जब लिखना शुरू किया तो हर एक जने की जिंदगी में कोई ना कोई एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन रहता है जिससे आप वो होते हैं, प्रोत्साहन आपको भी मिलता है और इवन इंस्पायर होते हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसे कौन रहे हैं जो? मैं अपनी जिंदगी में 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ लेना चाहूंगी। पहले होता है ना कि प्राइमरी स्कूलिंग होती है आपकी। जी जी। तो अगर मैं प्राइमरी स्कूलिंग में लूँ तो मेरे पिताश्री, अच्छा, वो स्वयं भी बहुत अच्छे लिखते भी थे और बहुत अच्छा कविता पाठ करते थे। अरे वाह। हाँ जी। अच्छा। लेकिन बहुत यंग एज में वो चले गए। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनकी लिखी हुई कविताएं बोला करती थी। अच्छा जी। और उस समय क्या होता था कि बहुत स्टेजेस नहीं होती थी विभा जी। लोग गुरुद्वारों में जाते थे तो जैसे कोई अवसर हुआ तो उस अवसर पर पढ़ते थे, या मंदिरों में गए तो उस अवसर पर पढ़ते थे। तो इस तरह से हमारे शहर में, मैं हरियाणा से हूँ, तो एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आना था वहाँ। अच्छा। तो उस समय मैं कुछ 6 या 7 वर्ष की थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि यही माला पहनाएगी उन्हें और कुछ सुनाएगी। अब मैंने माला तो पहना दी, लेकिन जब सुनाने की बारी आई तो मैं रोने लगी। छोटे भी थे आप। जी। हाँ। लेकिन मेरे पिता ने मुझे स्टेज से उतारा और फिर दोबारा खड़ा कर दिया थोड़ी देर के बाद। और वो लोगों से भी उलझ जाते थे कि नहीं, मेरी बेटी सुना करके ही जाएगी। और मुझे वो भूलता नहीं कि मैंने वहां सुनाया, फिर उनका लिखा हुआ। अच्छा। और दूसरा जो मैं नाम लेना चाहूंगी, जब प्राइमरी एजुकेशन के बाद मेरे जीवन में गोपाल प्रसाद व्यास जी बहुत श्रद्धेय, बहुत आदरणीय रहे जी। उन्होंने मुझे कहिए, मुझे तो क्या ऐसा कोई टैलेंट नहीं था मेरे अंदर, लेकिन जो भी प्रतिभा थोड़ी बहुत थी या लेखन था, उन्होंने उसको पहचाना। उन्होंने मुझे बहुत स्टेजेस पर अवसर दिए कि मैं अपनी कविताएं सुनाऊं, अपनी कहानियां सुनाऊं, और या कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने स्वयं बैठ करके भी वो सुनी। तो उससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। जैसा मैंने आपसे बताया भी कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय हाँ जी महिला वर्ष था 15 अगस्त 1975, ये मैंने अभी भी संभाल करके रखी हुई है। तो महिला मंगल समारिका, और आदरणीय जो इसके संपादक थे वो श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी, वो मेरे जीवन में बहुत उनका स्थान रहा और मैं उन्हें नमन भी करती हूँ। क्योंकि होता क्या है, जीवन में कुछ ऐसा भी रहा, बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरा जीवन इससे अपोजिट रहा। मेरे लिए लोगों ने बहुत कुछ किया और मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी उससे। नहीं, पर सोमा जी, ये भी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे उसे देखती हैं, पर आप भी देखिए आपने कितना कुछ यहाँ पे आके हमारे हिंदी साहित्य के लिए किया और अभी भी कर रही हैं आप, है ना, जिंदगी में। तो आप कैसे देखती हैं, आपने अभी किया और आप आगे और क्या करना चाहती हैं? आपका ऐसा कोई सपना होगा या कुछ होगा? विभा जी, अभी कुछ अगर व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो कुछ पुस्तकें अभी मैं लिख रही हूँ, कुछ अभी प्रकाशक के पास भी रखी हैं। अच्छा। जी। और आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ कवि सम्मेलन बहुत ऑर्गेनाइज करती हूँ या बच्चों के प्रोग्राम्स बहुत करती हूँ। एक मेरा बहुत बड़ा सपना है अभी कि मैं चाहती हूँ कि एक बार पूरी जो रामलीला है, पूरी रामायण जो है, वो हमारे यहाँ के बच्चे शॉर्ट फॉर्म में नहीं,
अलग अलग कैरेक्टर्स के छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी समझ के साथ उसको एक बार कर पाए। तो उसके लिए अभी हम एक छोटा सा ग्रुप भी हमने तैयार किया है। अच्छा अच्छा। और मेरी उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊंगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ खुले रूप से कहना चाहती हूँ जी सर। जब आप लोग आए हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो लोग बड़े उत्साहित हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत दिल से काम करते हैं। और हमारे ज़माने में क्या था कि टेक्नोलॉजी की थोड़ी हमें समस्या रहती थी, जी जी, जो आप लोगों को नहीं है। जी। और फिर आपके पास एक एम है कि अपने बच्चों को कुछ देना है, अपने समाज के पास कुछ छोड़ना है। तो ये एक बड़ी फोकस्ड जो आप लोग करते हैं कार्य, वो बड़ा सराहनीय है। तो इस समय एक बड़ी अच्छी टीम तैयार हो रही है, और जिसमें बहुत सारे लेखक भी अब हमारे साथ हैं। और मेरी हिंदी, बहुत लोग कहते हैं कि इसका नाम आप अपनी हिंदी कर देते, तो मैं कहती हूँ कि भाई जब आपसे बोलते हैं मेरी हिंदी तो बहुत करीब लगता है कि मेरी हिंदी है, मेरी हिंदी है। तो ये संस्था मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं चाहती हूँ आने वाले वर्षों में बहुत हिंदी भाषी लोग इससे जुड़े, इस पर कार्य करें और अच्छा लिखें, अच्छा सुनाएं। क्योंकि साहित्य जो है उसको जीवित रखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सोमा जी। स्पेशली आजकल की जिंदगी में कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी, तो आपको आपका कोई फेवरेट शायर भी होगा सोमा जी, या कवित्री या जो भी? जी बहुत 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 से शायर हैं। हाँ जी। लेकिन साहिर लुधियानवी जी बहुत दिल के करीब हैं। जी, उन्हें पढ़ना, उन्हें गुनगुनाना, जी, उन्हें सुनना हर तरह से बहुत अच्छा लगता है। उनकी कौन सी बात आपको जैसे बहुत पसंद है? देखिए, उनके बारे में कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जी, लेकिन वो जिंदगी को बहुत करीब से देखे थे, और जैसा रूप देखे थे वैसा लिखे थे, बनावट नहीं थी। बनावट नहीं थी, हाँ बिल्कुल। तो ये बात उनकी बहुत बहुत अच्छी लगती है। और जब बनावट नहीं होती है तो वही चीजें जो आप जीते हैं, वही भावनाएं जो आप जीते हैं, वही दर्द जिसमें से आप गुजरते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी गुजरता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी जीता हूँ। तो वो एक जो कनेक्टेड रिलेशनशिप हो जाती है, जो बिलोंगिंगनेस हो जाती है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक बन जाती है। जी जी जी। तो वो साहिर जी जो हैं वो उनके साथ रही। और बहुत सिंपल भी लिखते थे, बहुत सिंपल, कठिन नहीं था कुछ कि आप उनको के देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से। जी। तो इतने करीब से जिस व्यक्ति ने जिंदगी को देखा है, जिसको सारे चेहरे स्पष्ट नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अपने हो जाते हैं। बिल्कुल, आप वो एक आप जैसा बोल रहे हैं ना, आपका एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ता कि ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं मैं, हाँ इसी चीज को मैं जी रही हूँ, या मैं जी रहा हूँ उस चीज को, और वो उसको अपने शब्दों में उसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला सोमा जी। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आपने देखा कि जो कोविड की वजह से अभी काफी फर्क पड़ा है, इवन ट्रैवलिंग, इंडिया जाना या आना, और इवन हमारे साहित्य इस पे भी बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो पाए। तो आपको लगा कि थ्रू दैट कोविड एक्सपीरियंस लिटरेचर का क्या उस पे वो रहा? और बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज, किसी परिस्थिति या कोई भी इस तरह की जब कोई महामारी आती है या इस तरह की कोई आपदा आती है, जी, तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते, जी, है ना, जरूर प्रभावित होते हैं। तो देखिए अब कोविड में जैसे लोग घरों में बैठे तो डिप्रेशन बहुत बढ़ गई लोगों की, है ना, आपस में मिलते नहीं, बात नहीं कर सकते, आप उतने खुले से घूम नहीं सकते, फिर फाइनेंशियली भी कुछ लोग काफी उसमें फर्क पड़ा। जी। और जितना मैं जानती हूँ, मेरे बहुत से मित्र हैं कवि लोग जो भारत में हैं, जब उनसे बातचीत होती है कभी कभी, तो वो भी कहते हैं कि देखिए जिनको, उन लोगों का क्या है कि जिन लोगों को तो स्टेज की आदत है कि रोज कविताएं सुनानी है या समारोह में भाग लेना है, लोग सुनना भी चाहते हैं ना, तो उन लोगों को भी थोड़ा सेटबैक हुआ कि उतने अवसर कम हो गए। जी। लेकिन जो सबसे बड़ा
मैं देख रही हूँ इस पर, साहित्य पर, वो ये रहा व्यक्तिगत रूप से कि जो हम यहाँ कार्य करना चाह रहे थे वो एक तरह से 2 साल पीछे चला गया। बिल्कुल जी, समझिए। हाँ, क्योंकि ना तो हमें हॉल मिल रहे थे उस समय, ना लोगों को हम बुला पा रहे थे, ना हमें जो सरकारी इजाजत थी इस महामारी के दौरान उसमें चल रहा था। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स अभी 2 साल पीछे चले गए। बिल्कुल सही आपने बोला। पर जिंदगी चल रही, पर जैसा आपने बोला कि लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, लोगों को काफ़ी मानसिक तनाव और इससे गुजरे, पर आई थिंक उन सब जो मुश्किल के जो लम्हे थे उसमें साहित्य ने आपका बहुत साथ दिया, थोड़ी सी शायरी, और आई थिंक इट हेल्प्ड टू, और मे भी कई लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेखक होता है वो बाहर समाज के साथ जीता जरूर है जी, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा अपने अंदर जीता है। जी। तो जो उसका अपने अंदर जीने वाला हिस्सा था जी, जिसमें वो लिखता था, खुद से बात करता था, पढ़ता था, उस सब के लिए उसे एक अवसर मिल गया। बिल्कुल सही है ना? जी, आप ज्यादा पढ़ सकते थे, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे उसमें, जी, तो ज्यादा आप लिख सकते थे, जैसे आपने कहा। जी, वो सब चीजें रही जी। एक बहुत अच्छी बात आपने कही है ये कि कुछ लोगों ने लिखना भी शुरू कर लिया। हाँ, मैं जानती हूँ पर्सनली टू। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कभी शायद सोचते भी नहीं थे, उन्हें भी कुछ ना, उनको वक्त इतना मिला तो उन्हें ये शुरू कर दिया, या कोई सी भी नई एक हॉबी शुरू करी, लाइक गार्डन उन्हें शुरू किया या कुछ नया, तो वो भी एक तरीके से उसका एक ये पहलू भी रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल के आई हैं उससे। जी है ना? जी अच्छी चीजें हमेशा निकलती हैं जी, और बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें निकल करके आई हैं। लोगों ने इस चीज को भी महसूस किया है जी, कि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बहुत ज्यादा हम इतना ज्यादा अगर हम गलत चीजों में डाल करके जीते हैं उसकी जरूरत नहीं है, इसने तो वैसे ही समाप्त हो जाना है। बिल्कुल ना? बिल्कुल, तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए, कुछ किया जाए। तो ये एक अच्छी बात रही। लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताना मिला, अपने बच्चों को समझने का समय मिला, बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त मिला, तो कुछ अच्छी चीजें रही। लेकिन महामारी के अपने दुष्प्रभाव तो रहते हैं। जी, आप समझिए आप नेचुरोपैथ भी हैं, जी, है ना? तो आपको लगता है कि आपके साहित्य पे उसका असर पड़ता है, या दोनों का कुछ इंटरकनेक्शन है कहीं पे? जी, मैं क्वालिफाइड नेचुरोपैथ हूँ और ऑस्ट्रेलियन एंटाई जो नेचुरोपैथिक एसोसिएशन है उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ। असर ये पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है परामर्श के लिए तो हम उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखने लग जाते हैं साथ साथ, केवल होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है थोड़ी सी, है ना? तो जैसे कोई व्यक्ति आता है फला बीमारी से पीड़ित है कोई भी उसके लिए, तो हमें केवल उसके शारीरिक उसका पता नहीं चलता बीमारी का, बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ और भी है जो ये कहना चाह रहा है, जो मिसिंग है, जहां से इसकी बीमारी की, इसकी असुविधा की शुरुआत हो रही है। तो एक माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो जाता है जी। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि मेरी कुछ कहानियां उन कैरेक्टर्स में से भी उभर आती हैं। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? लाइफ को कैसे, मतलब साहित्य, और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं, आपका हर एक एक्सपीरियंस कैसे, हर एक एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होना चाहता है, उसकी अभिव्यक्ति आप करने लग जाते हो। बिल्कुल सही समझ। और एक बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि आप जजमेंटल नहीं होते। हाँ, ये बहुत, लाइफ कुछ भी हो सकती है, जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। जी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिंदगी में जो चीज अच्छी या बुरी किसी और के साथ हो रही है वो मेरे साथ नहीं होगी। बिल्कुल। तो किसी पर भी कोई जजमेंट देने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। समझी, आपने बहुत कुछ लिखा अपनी लाइफ में, बहुत सारी, तो आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी जो आपने लिखा है? मैं यही कहना चाहूंगी विभा जी कि ये भी एक जर्नी है। शुरुआत होती है कहीं से और मुझे लगता है कि अंत तक आप कहीं ना कहीं, तो आप जैसे जैसे आप जीवन के अनुभव लेते हैं वैसे वैसे आप
जिंदगी को ज्यादा समझना शुरू करते हैं। जी, समझ। तो होता क्या है कि कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जिस पर जो आपका मस्तिष्क है वो बार बार काम करना चाहता है। आप कुछ लिख ही नहीं सकते जब तक आप उसको पूर्णतः अनुभव ना कर लें, आत्मसात ना कर लें अपने अंदर। केवल शब्दों को गढ़ देना या राइम मिला देना या सिर्फ लिखने के लिए लिख देना वो लेखक का कार्य नहीं है। जी जी। वो तो एक ये हो गया कि हमने कोई शब्द उठाए कहीं से और कहीं, और उसको मैं असली लेखन कहती भी नहीं। जब तक मेरा लिखा हुआ या आपका लिखा हुआ मुझे कहीं छुए ना, मुझे कहीं सत्य प्रतीत ना हो, मुझे कहीं लगे नहीं कि इसमें कुछ कहने लायक सुनने लायक है। बहुत सही। तो वो प्रयास सफल नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई छोटा या बड़ा लेखक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी। सभी जो लोग भी लिख रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से अच्छा लिख रहे हैं, अपनी समझ के अनुरूप लिख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि केवल लिखने के लिए लिखना, कि अब मैं कहूँ कि मैं पेंटिंग करूंगी जबकि मैं पेंटर नहीं हूँ, तो मैं सीख तो सकती हूँ उसको करना। जी जी। प्रयास तो कर सकती हूँ उसमें, वो दिल की बात नहीं रही। जी जी। लेकिन शायद मैं उसमें उतनी आत्मा नहीं डाल सकती। बिल्कुल सही बोला सोमा जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली। एंड मैं ये हमारे जो यंग शायर या इंस्पायरिंग जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कहना चाहूंगी कि यू हैव टू फील, महसूस करना बहुत जरूरी उस चीज को, इसके पहले कि आप कागज पे उसको उतारें, है ना। बिल्कुल। और सच का साथ देना बड़ा जरूरी है। यानी कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना, आप नकल नहीं कीजिए। कोई फला ये लिख रहा है मुझे भी लिखना, ऐसा जरूरी नहीं है। जी, जी। आप बेशक एक ही लाइन लिख के जाइए, लेकिन वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जितने भी हमारे अभी यंग बच्चे लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारा कार्य है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें। जी, जी। लेकिन हम उन्हें ये कहें कि फला व्यक्ति ने ये लिखा तुम भी ऐसा लिख लो, वो एक नहीं जचेगी बात। नहीं, तो एक नेचुरल उनकी आने दीजिए फीलिंग, उनकी ओरिजिनलिटी आने दीजिए। बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा। मैं तो यंग कवि देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा उनका उच्चारण है, इतनी अच्छी अभिव्यक्ति है, लेकिन केवल लिखने के लिए लिखना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो एक दिल से निकलना चाहिए। हाँ, आपको हर शब्द को महसूस करना चाहिए। और साहित्य को, समाज को भी साहित्य में लाइए। जहां आपको गलत चीज के विरुद्ध आवाज उठानी है, उठाइए। जहां सही चीज को आपको अनुमोदन देना है, वहां दीजिए। तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात सोमा जी बोली। बस एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से जाते जाते? देखिए, कहने के लिए तो विशेष कुछ है ही नहीं विभा जी। यही कहना चाहूंगी कि जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं, जो भी कार्य आप लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत उम्दा है। किसी का भी कार्य किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। तो अगर आप लिखने में रुचि रखते हैं, अवश्य लिखिए, प्रतिदिन लिखिए और कोशिश कीजिए अपने घर में सुनाइए, आसपास वालों को सुनाइए, कोई मौका मिले तो वहां सुनाइए। लेकिन किसी गलत चीज का साथ देने के लिए ना लिखिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि जब हम वो छोड़ के जाएंगे, लेखकों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ी। जो हमने आज लिखा है उसे कितने ही वर्षों बाद भी कोई पढ़ेगा, तो तब उसको कोई गलत मैसेज ना जाए, उसको कोई गलत संदेशा ना जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सोमा जी, आपने इतना अच्छा रैप अप किया है। बहुत अच्छी बात आपने बोली हम सब के लिए। मैं आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आए और आपने अपना कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमारे लिए निकाले। मैं आपको पूरे दिल से, मेरी ये शुभकामनाएं कि आप इसी तरह लिखते रहे और आपके आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और वो और सफल हों, और हम हमेशा आपके साथ हैं और आपका इंतज़ार रहेगा हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से। और आप ऐसे ही लिखती रहिए, हमारा प्रोत्साहन बनती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस जाते जाते मैं 2 शब्द अपनी इस पुस्तक से आपके लिए कह करके जाना चाहूंगी। जरूर शर्मा जी। और कोई भी जो निकलेगा मैं वही पढ़ दूंगी।
एक रिश्ता है निभाना होगा, वाह। एक रिश्ता है निभाना होगा, गम को सीने से लगाना होगा, मेरा घर छोड़ कहाँ जाएगा, मेरा घर छोड़ कहाँ जाएगा, इसका शायद ये ठिकाना होगा, वाह। इसका शायद ये ठिकाना होगा। नमस्कार। नमस्कार। सो दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए इंडोस टीवी। सो शायराना चाय से आप सबको अलविदा। थैंक यू।